हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीबॉडी क्या होते हैं और एंटीबॉडी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं। इसके पहले आपने प्रतिजन यानी कि एंटीजन के बारे में आपने पढ़ा है। तो एंटीजन हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी बाह्य पदार्थ जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जाने के पश्चात तरह तरह के रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसके अंदर, उसी को हम बोलते हैं एंटीजन या प्रतिजन। तो जैसे ही कोई भी एंटीजन या प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बी कोशिकाएं होती है, देखिए जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती थी, हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती थी, इस डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने आपको क्या बताया था, ल्यूकोसाइट्स कोशिकाएं होती है। ल्यूकोसाइट्स चूंकि डब्ल्यूबीसी का ही पूरा दूसरा नाम है, तो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स के अंदर कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका होती है? लिम्फोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लिम्फोसाइट होती है, ये दो प्रकार की कोशिकाओं का सिक्रेशन करती है, एक है बी कोशिका और एक है टी कोशिका। तो जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित जो बी कोशिका होती है, ये वाली बी कोशिका, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है और ये प्रोटीन एंटीजन से क्रिया करके उन्हें नष्ट करने का काम करता है। तो यही जो विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है, यही क्या है? हमारा एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है। यानी एंटीबॉडी की यदि हम बात करते हैं, तो एंटीबॉडी की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो बी कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन किया जाता है और यही प्रोटीन जो है क्या करते हैं? एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस विशेष प्रकार के प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि कोई भी प्रतिजन या एंटीजन जो कि अनुक्रिया में, मतलब हमारे शरीर के अंदर जैसे ही अनुक्रिया करता है, वैसे ही बी कोशिकाओं के द्वारा रुधिर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और यह प्रोटीन जो है रोगजनकों या प्रतिजनों से क्या करता है? क्रिया करता है और क्रिया करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है। तो कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर गया और जैसे ही शरीर के अंदर गए, वैसे ही शरीर के अंदर जो बी कोशिकाएं होती है, ये ब्लड में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन करेंगी और ये प्रोटीन का जो सिक्रेशन हुआ है, यही प्रोटीन क्या करेगा? एंटीजन से लड़ने का काम करेगा, उन्हें नष्ट करने का काम करता है। तो यही जो विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। चलिए, अब आपको एक चीज और थोड़ी सी समझनी है कि जो हमारा प्रतिरक्षी अणु है, कोई भी एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, उससे हम किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। मतलब प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं और इम्यूनोग्लोबिन को हम शॉर्टकट में किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आई स्मॉल जी। ये होता है इम्यूनोग्लोबिन। तो प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इसे हम शॉर्टकट में IG करके प्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आई और स्मॉल जी, ये है हमारा इम्यूनोग्लोबिन यानी कि प्रतिरक्षी अणु। तो प्रतिरक्षी की परिभाषा आपने देखी कि कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात ये क्या करता है? शरीर के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है इस एंटीजन के अंदर। तो जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन किया जाता है और ये विशेष प्रकार के जो प्रोटीन है, एंटीजन को या प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं और इसी विशेष प्रकार के प्रोटीन को ही हम कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन यानी कि IG से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना, यानी किसी भी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहां पे हम समझने वाले हैं। तो एंटीबॉडी की संरचना में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है, एंटीबॉडी की जो संरचना होती है, वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में जो बाई होता है, बाई के जैसे होती है। जैसे ये देखिए कि ये कैपिटल बाई कुछ इस प्रकार से होता है, कैपिटल बाई कुछ इस प्रकार से होता है और कुछ इस प्रकार से ही प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है। अभी आपको यहां पे हम डायग्राम के थ्रू भी यहां पे ये पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपने देखा कि प्रतिरक्षी अणु की जो आकार या संरचना होती है वो कैसी होती है? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में जो बाई होता है, इसके आकार की होती है। ठीक, अब इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है। वो चीज ये है कि जो हमारा प्रतिरक्षी अणु है, वो बाई के आकार का तो होता है। अब आपको यह समझना है कि कोई भी प्रतिरक्षी अणु है तो
दोस्तों प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु जो होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। क्या होता है? कोई भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना आप देखेंगे उसमें पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं होती है। तो चलिए चारों श्रृंखलाओं को हम देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हमने बना रखी है। इसमें आपको टोटल 4 श्रृंखलाएं दिखाई देगी। 4 श्रृंखला में से देखिए एक श्रृंखला आपकी ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 श्रृंखलाएं टोटल दिखाई देती है। कितनी श्रृंखला? 4 श्रृंखला। तो 1, 2, 3 और 4। अब आपको यह भी दिखाई दे रहा है कि इनमें से 2 श्रृंखलाएं क्या है? बड़ी है। तो 2 श्रृंखलाएं बड़ी होती है पॉलीपेप्टाइड की और 2 श्रृंखलाएं छोटी होती है। तो देख सकते हैं आप यहां पे जो येलो कलर से हमने श्रृंखला बना रखी है, तो दोनों येलो कलर वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये कैसी है? आकार में लंबी है। और इस श्रृंखलाओं को हम बोलते हैं भारी श्रृंखलाएं। क्या बोलते हैं? भारी श्रृंखला बोलते हैं। तो एक तो होती है भारी श्रृंखला जो कि ये लंबी वाली येलो कलर की पूरी यहां से लेकर के ये पूरी संरचना है। तो 2 येलो कलर की आप संरचनाएं देख रही हैं जो कि आकार में क्या है? बड़े हैं। तो बड़े आकार वाली जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला इसको हम बोलते हैं भारी श्रृंखला यानी कि हैवी चेन। वहीं 2 श्रृंखलाएं आपको पॉलीपेप्टाइड की छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, जिसमें से आप ग्रीन कलर से ये वाली देख सकते हैं और ये वाली जो ग्रीन रंग से ग्रीन कलर से हमने बना रखा है पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला, इसको आप देख सकते हैं। तो 2 श्रृंखलाएं तो लंबी होती है पॉलीपेप्टाइड की जिनको हम भारी श्रृंखला बोलते हैं यानी कि हैवी चेन, और 2 श्रृंखलाएं जो कि आपको ग्रीन कलर से शो कर रखा है हमने, दोनों की दोनों पॉलीपेप्टाइड की ये श्रृंखलाएं कैसी होती है? छोटी होती है। और इन श्रृंखलाओं को हम बोलते हैं हल्की श्रृंखला। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं हल्की श्रृंखला यानी कि लाइट चेन। क्या बोलते हैं इनको हम? लाइट चेन यानी कि हल्की श्रृंखला। चलिए, तो अब आपने सबसे पहले क्या देखा कि कोई भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना जो होती है बाई के आकार की होती है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं एकदम आपको ऐसे बाई के आकार की दिखाई दे रही है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एंटीबॉडी की। फिर हमने आपको क्या बताया कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है। तो हमने आपको चारों पॉलीपेप्टाइड दिखा दिए। एक पॉलीपेप्टाइड की ये श्रृंखला है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना। अब देखिए जिसमें से 2 श्रृंखलाएं भारी होती है और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि 2 श्रृंखला तो आपको येलो कलर वाली जो दिखाई दे रही है दोनों की दोनों यहां से स्टार्ट हुई है, तो लंबी श्रृंखला यहां तक समापन हुआ इनका। मतलब 2 भारी श्रृंखलाएं होती है यानी कि हैवी चेन होती है और 2 श्रृंखलाएं छोटी होती है जिनको हम लाइट चेन कहते हैं यानी कि हल्की श्रृंखला कहते हैं। तो ग्रीन कलर से आपको जो पॉलीपेप्टाइड की 2 श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कहलाती हैं हल्की श्रृंखलाएं यानी कि लाइट चेन। चलिए, अब इसके बाद आपको समझना है कि दोनों श्रृंखलाएं जो आपको दिखाई दे रही है, दोनों श्रृंखलाओं में आप देखेंगे 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। जो आपकी हल्की श्रृंखला है और जो आपकी भारी श्रृंखला है, इनमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र। क्या होता है? एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरा होता है कांस्टेंट एरिया यानी कि स्थिर क्षेत्र जो होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट एरियाज यानी कि 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए, सबसे जो पहला क्षेत्र है हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको बताया कि दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक क्षेत्र होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और एक होता है स्थिर क्षेत्र। तो देखिए, भारी श्रृंखला में भी दोनों चीजें आपको दिखाई देगी। भारी श्रृंखला में भी आपको क्या दिखाई देगा? भारी श्रृंखला में भी आपको दिखाई देगा 2 चीजें, एक तो परिवर्तनशील क्षेत्र और एक दिखाई देगा आपको स्थिर क्षेत्र। तो देखिए, केवल यहां से लेकर के यहां तक स्टार्टिंग का जो क्षेत्र है यहां से लेकर के यहां तक का, अभी हम भारी श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो भारी श्रृंखला में यहां से लेकर के यहां तक का, और भारी श्रृंखला में ये वाली भी आप देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक का, केवल यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र और यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? भारी श्रृंखला के परिवर्तनशील क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र क्या है? भारी श्रृंखला के परिवर्तनशील क्षेत्र है। तो जो भारी श्रृंखला है इसके परिवर्तनशील क्षेत्र है, आप इजिली यहां पे देख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि जो हमारा पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है संरचना, इसमें आपने देखा कि भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र होता है। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है दोनों भारी श्रृंखला का, वो कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र। और पूरा का पूरा जो यहां से लेकर के देखेंगे आप, यहां से लेकर के जो पूरा यहां तक का भाग होता है, ये कहलाता है स्थिर क्षेत्र। ये क्या कहलाता है? ये स्थिर क्षेत्र है। तो आप देख भी सकते हैं ये भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र होता है। यहां से लेकर के पूरा का पूरा, यहां से लेकर के, और इसमें भी ये वाली श्रृंखला भी यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है?
भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र कहलाता है। तो चाहे भारी श्रृंखला हो चाहे आपकी हल्की श्रृंखला हो, दोनों ही श्रृंखलाओं में दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो हमने भारी श्रृंखला में देखा कि भारी श्रृंखला में देखिए परिवर्तनशील क्षेत्र भी होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है इसमें भी और इसमें भी। उसी प्रकार से जो भारी श्रृंखला का नीचे वाला पूरा का पूरा भाग है, यह क्या कहलाता है? स्थिर क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं, चूंकि यहां पे हमारी हल्की श्रृंखला भी है, तो दोनों हल्की श्रृंखलाएं जो है इनके अंदर भी हमको दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, जो भारी श्रृंखला है हमारी, तो भारी श्रृंखला में जो ऊपर का क्षेत्र यहां से लेकर के जो यहां तक का क्षेत्र है, और हल्की श्रृंखला ये वाली जो हल्की श्रृंखला, दो हल्की श्रृंखलाएं हैं, तो दोनों हल्की श्रृंखला यहां से लेकर के यहां तक ये वाली हल्की श्रृंखला में भी आधी स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक की जो भाग है, और ये वाली जो हल्की श्रृंखला इसमें भी यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। तो हल्की श्रृंखला में जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र। तो हल्की श्रृंखला का ये परिवर्तनशील क्षेत्र है ऊपर वाला, और हल्की श्रृंखला का आपको स्थिर क्षेत्र भी देखना है। तो हल्की श्रृंखला का ये जो पूरा का पूरा नीचे का भाग है ना, ये वाला भाग, हल्की श्रृंखला का ये जो पूरा भाग है, ये क्या कहलाता है? स्थिर क्षेत्र। तो यहां पे हमने लिखा भी है कि हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। तो ये नीचे वाला जो क्षेत्र होता है और ये नीचे वाला क्षेत्र, ये हल्की श्रृंखला के क्या होते हैं? स्थिर क्षेत्र होते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो इतना पता होना चाहिए कि कोई भी एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो बाई के आकार की होती है, और साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है। यानी किसी भी एंटीबॉडी की संरचना जो बनती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनती है। तो चारों पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं आपने देखी। चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर आपने देखा कि दो क्षेत्र होते हैं, एक तो परिवर्तनशील क्षेत्र होता है और एक क्या होता है? स्थिर क्षेत्र होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो प्रत्येक श्रृंखला में आप देखेंगे कि परस्पर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जो आपस में चारों पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। तो डाइसल्फाइड बंध को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। डाइसल्फाइड मतलब दो, यहां पे हम सल्फर लिखेंगे तो इस प्रकार से जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? डाइसल्फाइड बंध। तो यहां पे इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। कितने? टोटल एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। कितने? 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। तो एक एंटीबॉडी अणु की संरचना के अंदर आपने देखा कि 16 जो है डाइसल्फाइड बंध होते हैं, और इन्हीं 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा एक प्रतिरक्षी अणु के चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है वो जुड़ी होती हैं। अब किस प्रकार से जुड़ी होती हैं तो वो आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। आपको टोटल ध्यान रखना है 16 यहां पे डाइसल्फाइड बंध होंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा हल्की श्रृंखला का जो परिवर्तनशील क्षेत्र है इसमें एक डाइसल्फाइड बंध है। फिर हल्की श्रृंखला का जो स्थिर क्षेत्र है इसमें आप देख सकते हैं एक डाइसल्फाइड बंध है। फिर यहां पे 2 डाइसल्फाइड बंध आप देख सकते हैं किसमें है? भारी श्रृंखला के परिवर्तनशील क्षेत्र में इधर है। 2 डाइसल्फाइड बंध नीचे साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 डाइसल्फाइड बंध यहां पे जुड़े हुए हैं, भारी श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है इस प्रकार से। फिर आप यहां पे देख सकते हैं एक डाइसल्फाइड बंध यहां पे है, एक डाइसल्फाइड बंध आपका ये है, 2 डाइसल्फाइड बंध आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपका जो हल्की श्रृंखला इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये बीच में आप देख सकते हैं 15 और ये हो गया बीच में 16। तो टोटल डाइसल्फाइड बंधों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बंध कितनी होती है? 16। तो 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आप देखेंगे कि एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बनी होती है और 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा ही आपस में एंटीबॉडी के चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले आपने देखा कि एंटीबॉडी की संरचना में एंटीबॉडी की संरचना बाई के आकार की होती है, कैपिटल लेटर का जो बाई होता है उसके आकार की होती है लगभग, आप देख भी सकते हैं। और इसमें आपने देखा कि जो हमारा किसी भी एंटीबॉडी की संरचना होती है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है। चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 2 क्षेत्र होते हैं, एक परिवर्तनशील क्षेत्र होता है, एक स्थिर क्षेत्र होता है। इसमें से हमने आपको यह बताया कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से 2 श्रृंखला लंबी होती है जो कि भारी श्रृंखला कहलाती है और 2 श्रृंखलाएं छोटी होती है जो कि हल्की श्रृंखला कहलाती है।
चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के अंदर आपने देखा कि दो क्षेत्र होते हैं, एक तो परिवर्तनशील क्षेत्र और एक होता है स्थिर क्षेत्र यानी कि कांस्टेंट रीजन। फिर इसके बाद आपने देखा कि पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती है आपस में किसी एक एंटीबॉडी के अंदर वो 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना है या श्रृंखलाएं जो होती है उसको हम H2L2 उसको हम किसके रूप में लिखते हैं? H2L2 के रूप में। उसको हम H2L2 के रूप में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। H2L2 के रूप में हम क्या दर्शाते हैं? किसी भी प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है उसको आपको ध्यान में रखना है कि हम H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों H2L2 के रूप में क्यों दर्शाते हैं? H का मतलब होता है हैवी मतलब दो ठो भारी श्रृंखलाएं होती है, और L2 मतलब लाइट श्रृंखला, तो दो ठो लाइट श्रृंखला भी होती है। तो दो पॉलीपेप्टाइड की लाइट श्रृंखलाएं होती है और दो पॉलीपेप्टाइड की हैवी श्रृंखलाएं होती है। इसलिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना को हम H2L2 के रूप में भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है H2L2 का मतलब क्या है कि दो हैवी श्रृंखलाएं होती है और दो लाइट श्रृंखलाएं होती है, इसीलिए इनको हम H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एंटीजन जो होते हैं ये प्रतिरक्षी के प्रतिजन बॉन्डिंग साइट पे, कहां पे? प्रतिजन बंधक स्थल में आकर के क्या हो जाते हैं? यहां पे आपको लिख लेना है आकर। क्या लिखना है आपको यहां पे? आकर। तो कोई भी प्रतिरक्षी जो है वो प्रतिरक्षी के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी एंटीजन जो है वो प्रतिरक्षी के अंदर एक प्रकार की संरचना दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। मतलब एक ऐसा स्थल जो कि प्रतिजन को बांध लेता है, पकड़ लेता है, और वहीं पे प्रतिजन जो एंटीजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एंटीजन जो होते हैं जो कि प्रतिजन होते हैं ये प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर आते हैं और उसमें एक स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। तो इस प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र में आ करके फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं किसी भी एंटीबॉडी के द्वारा कैसे एंटीजन नष्ट होते हैं। तो यह भी आपको समझना है कि जो हमारा परिवर्तनशील क्षेत्र होता है इसमें एक क्षेत्र पाया जाता है। एक क्षेत्र यहां पे पाया जाता है, ये वाला क्षेत्र, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, और एक क्षेत्र यहां पे, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है। इन दो क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? इन दो क्षेत्रों को हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र या प्रतिजन बंधक क्षेत्र बोलते हैं, या प्रतिजन बंधक स्थल आप बोल सकते हैं। तो प्रतिजन बंधन स्थल जो होता है, इस प्रतिजन बंधक स्थल के अंदर कोई भी एंटीजन आएगा और वो एंटीजन आकर के यहीं पे फंस करके क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि कोई भी हमारा जो एंटीजन शरीर के अंदर आएगा वो एंटीबॉडी में कहां फंस करके नष्ट हो जाता है? तो एंटीबॉडी की संरचना के अंदर आप एक एंटीबॉडी की संरचना के अंदर दो प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र देखेंगे। कौन सा क्षेत्र? प्रतिजन बंधक स्थल। तो कोई भी एंटीबॉडी की संरचना के अंदर आप देखेंगे प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र होता है। क्या होता है? प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र होता है। प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। तो प्रतिजन बंधक स्थल जो क्षेत्र होता है, इस प्रतिजन बंधक स्थल में जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये देख सकते हैं, एक यहां पे दिखाई दे रहा है और एक यहां पे क्षेत्र दिखाई दे रहा है। तो किसी भी एंटीबॉडी की संरचना में दो प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र दिखाई देते हैं, और कोई भी जब एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो एंटीबॉडी के इसी स्थान पर आकर के प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र पर ही आकर के फंस जाते हैं और क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट और बचा है। एक पॉइंट क्या कह रहा है? लास्ट पॉइंट कि प्रत्येक प्रतिरक्षी जो होता है वह एक एंटीजन विशेष के लिए विशिष्ट होता है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी ही स्पेशल होता है। मतलब अगर आप यह सोच रहे होंगे कि एक ही प्रकार का एंटीबॉडी सभी प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर देगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। एक विशेष प्रकार का जो एंटीबॉडी है वह एक एंटीजन को ही नष्ट करेगा। मतलब एक प्रकार का जो एंटीबॉडी है वो एक प्रकार के ही प्रतिजन या एंटीजन को नष्ट कर सकता है, ना कि सभी प्रकार के एंटीजन को। यानी एक एंटीजन को नष्ट करने के लिए एक ही एंटीबॉडी काफी होती है, और एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी ही एक एंटीजन को नष्ट कर सकती है। यदि आप सोच रहे हैं कि एक ही एंटीबॉडी जो है कई सारे एंटीजन को, अलग अलग प्रकार के एंटीजन को नष्ट कर देगी, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी एंटीबॉडी जो होती है वो प्रत्येक एंटीबॉडी जो होती है एंटीजन के लिए विशेष होती है, यानी कि विशिष्ट होती है,
अर्थात कहने का मतलब यह है कि एंटीबॉडी विशिष्ट होती है। प्रत्येक एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं शरीर के अंदर, यानी एक ही एंटीबॉडी सभी प्रकार के एंटीजन को खत्म नहीं कर सकती है। अलग अलग प्रकार के एंटीजन को नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी शरीर के अंदर डेवलप होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने आपको पूरा का पूरा जो एंटीबॉडी से संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट था, हमने आपको कवर करा दिया। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि एंटीबॉडी है क्या। तो कोई भी जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर बी कोशिकाओं के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन किया जाता है, और यही प्रोटीन क्या करता है, यही प्रोटीन जो है एंटीजन को नष्ट करने का काम करता है। तो इस विशेष प्रकार के प्रोटीन को ही हम कहते हैं एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी अणु की संरचना हमने देखी। प्रतिरक्षी अणु की संरचना में हमने क्या देखा कि इसमें दो श्रृंखलाएं होती है, एक भारी श्रृंखला होती है, एक हल्की श्रृंखला होती है। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं में से 2 भारी श्रृंखला होती है और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है। प्रतिरक्षी अणु को हम इम्यूनोग्लोबिन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इसीलिए इसे हम कैपिटल आई और स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी की पूरी एंटीबॉडी अणु की जो संरचना होती है वो बाई के आकार की होती है। तो इसमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, जो आपकी भारी श्रृंखला होती है और जो हल्की श्रृंखला होती है एंटीबॉडी की, उसके अंदर 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक होता है आपका परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरा होता है स्थिर क्षेत्र। परिवर्तनशील क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की साइट या स्थल पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। और इसी प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र में आकर के कोई भी एंटीजन फंस करके नष्ट हो जाते हैं। और आपने एक चीज ये भी देखी कि जो चारों पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है वो आपस में 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। एक चीज हमने आपको और बताई कि जो हमारा एंटीबॉडी अणु होता है इसको हम H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें हैवी श्रृंखला भी 2 होती है तो हमने H2 लिखा, फिर लाइट श्रृंखला भी 2 होती है तो हमने L2 लिखा, मतलब इसको हम H2L2 के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका भी पूरा का पूरा डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।